September we met, I can tell by your smile. हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहित गुप्ता। आज जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं वो है बिज़नेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर, और आज ये लास्ट वीडियो होगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। बस 2 टॉपिक रह गए, 2 टॉपिक में आज ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। जैसे कि हम जानते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कंपनी में हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में आपके जो पोजीशंस होती हैं, अच्छा एक चीज़ पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, ये एक केस स्टडी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स के अंदर कौन कौन सी डेजिग्नेशंस और पोजीशंस होती हैं, उन पोजीशंस का क्या काम होता है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि केस स्टडी इसी टाइप की क्वेश्चंस की आएगी कि मिस्टर एक्स इज़ दिस एंड दिस ऑफ अ कंपनी, वो किस लेवल के अंदर आते हैं, क्या उनका जॉब प्रोफाइल होगा, मतलब क्या पोजीशन होगी उनकी, क्या डेजिग्नेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज ऑन द पार्ट ऑफ केस स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ना टॉप लेवल मैनेजमेंट आते हैं आपके जो सीनियर मोस्ट पीपल हैं कंपनी के, हम कह सकते हैं कंपनी के मालिक, जिसमें आपके आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सीएफओ, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, टॉप लेवल में आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं मालिक, ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो पूरी कंपनी को चलाते हैं, गवर्न करते हैं कंपनी को, वो हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं सारे लोग। अब आप पूछेंगे सीएफओ सीईओ क्या होता है, तो सीएफओ होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीईओ होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये हैं टॉप लेवल। मिडिल लेवल की अगर हम बात करें तो मिडिल लेवल में आपके आते हैं सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स में कौन कौन हो जाएंगे आपके सेल्स मैनेजर हो गए, परचेज मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गए, फिनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स हो गए। ये सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं जो टॉप लेवल के बाद उनकी डेजिग्नेशन आती है। इनको हम कहते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स या एचओडीज़ भी कहते हैं हम इनको। फिर लास्ट आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। ना लोअर लेवल मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारी कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। उनको देखने के लिए वी हैव टू क्रिएट अ लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में आपके सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं, सुपरवाइज़र्स आ जाते हैं, फोरमैन आ जाते हैं, क्लर्क आ जाते हैं। ये आते हैं, इनका काम होता है सुपरवाइज़ करना कि जो वर्कर्स और लेबर्स हैं वो काम प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये थे हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब अगर हम इनकी फंक्शंस की बात करें कि टॉप लेवल के फंक्शंस क्या हैं, मिडिल लेवल के फंक्शंस क्या हैं, लोअर लेवल के फंक्शंस क्या हैं, तो अब हम वो देखते हैं कि इन लोगों के फंक्शंस क्या होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के। तो चलिए टॉप लेवल में हम देखते हैं पहला फंक्शन है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टॉप लेवल में है वो सीनियर पीपल हैं कंपनी के, या कह सकते हैं ओनर्स हैं कंपनी के सारे, और उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को अच्छे से रन करना, मैनेज करना, गवर्न करना। तो उनका एक ड्यूटी ये होता है, उनकी फंक्शन एक ये होता है कि वो ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, कंपनी किस लिए फॉर्म हुई है, कंपनी मार्केट में किस लिए आई है। तो पहला हो गया सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा है फ्रेमिंग पॉलिसीज़। फ्रेमिंग पॉलिसीज़ का मतलब होता है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं दे फ्रेम पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्ट्रैटेजीज़, मेथड्स, सब कुछ ये प्लान करते हैं, ये फ्रेम करते हैं, ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं किससे, मिडिल लेवल मैनेजर्स से। फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स इम्पोज कराता है थ्रू लोअर लेवल मैनेजर्स इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। फिर थर्ड आते हैं हम असेंबलिंग रिसोर्सेज। नौ ये ओनर्स हैं, ये सारे ओनर्स हैं, सीनियर पोजीशंस, ये कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो इनका काम है जितने भी रिसोर्सेज चाहिए कंपनी को, ये सारे रिसोर्सेज को असेंबल करके कंपनी में प्रोवाइड कराते हैं सो दैट कंपनी कैन रन। अब रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ आ जाती है, रॉ मटेरियल हो जाता है, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, असेट्स होते हैं, डे टू डे यूज़ की जो सामान होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन को।
अब अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पहले बता चुका हूँ मैं कि ये ओनर्स है कंपनी के, मैनेज करते हैं, तो इनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के वेलफेयर की और कंपनी को सर्वाइव करने की, मार्केट में स्टेबल रखने के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस की। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख रखा है, लेकिन आप लोग शॉर्ट में मत लिखिएगा एग्जाम में, अदरवाइज़ नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। आपको पूरा लिखना है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब अगर हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे पहला जो फंक्शन आता है वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़। द इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ का मतलब है जो भी पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट ड्राफ्ट कर रहा है, फ्रेम कर रहा है पॉलिसीज़, वो कहाँ आएगी, पास होके यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएगी। मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट करके लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो भी सुपरवाइज़र्स हैं, फोरमैन हैं, क्लर्क हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे इम्पोज कराएंगे एट ग्राउंड लेवल विद ऑल द एम्प्लॉयज़। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ का काम है मिडिल लेवल मैनेजर्स का। सेकेंड इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ना रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो फंक्शन है वो है मिडिल लेवल मैनेजर्स का, जो अपने लेवल पे जितना भी रिक्वायरमेंट चाहिए उनको मैन पावर की, वो सारी वो रिक्रूट करेंगे, वही सिलेक्शन करेंगे, वही ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे मैन पावर को। थर्ड, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट। ना ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट का मतलब है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स में आ जाते हैं आपके सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, और हम कह सकते हैं HODs, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, उनसे प्रॉपर वर्क लेना और कंपनी का ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कराना, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके। तो ये थर्ड फंक्शन है। फोर्थ की बात करें तो कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। नो कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स में भी वही चीज़ है कि कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सेल्स, मार्केटिंग, CRM, HR, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी वो एक्टिविटीज़ को कोऑपरेट करेंगे, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, तब जाके वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो ये थे हमारे फंक्शंस मिडिल लेवल मैनेजर्स के। अब हम बात करते हैं सबसे लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स। ना रिप्रेजेंटिंग, अब हमने लोअर लेवल में देखा था कि उसमें सुपरवाइज़र आते हैं, सुपरिटेंडेंट आता है, क्लर्क आता है, फोरमैन आते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, उनका फंक्शन ये होता है कि जो भी वर्क से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं लोअर लेवल स्टाफ के साथ या वर्कर्स के साथ, उनको रिप्रेजेंट करना इमीडिएट मैनेजमेंट में, या हम कह सकते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे उनको रिपोर्ट करना, उनको रिप्रेजेंट करना, ताकि उन वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। सेकेंड इज़ मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। अब जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं कंपनी में, इंडस्ट्री में, कहीं पे भी, दे रिक्वायर गुड हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस। अब इसमें क्या आ जाता है, प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस विद वॉशरूम, प्रॉपर वॉशरूम, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब उनको ध्यान में रखते हुए हमें इनको सब चीज़ें प्रोवाइड करनी। क्यों? क्योंकि कंपनी को आउटपुट भी चाहिए, कंपनी को प्रॉफिट्स भी जनरेट करना है, कंपनी को सेल्स टर्नओवर भी लेके आना है, तो इसलिए उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस देनी पड़ेगी हमें। थर्ड इज़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ना जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनका जो फंक्शन होता है वो ये है कि वो मेंटेन करते हैं गुड क्वालिटी इन देयर प्रोडक्ट्स। जितने भी प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वॉट एवर प्रोडक्ट्स दे आर डीलिंग इन, उनमें वो क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, वो ये उनका फंक्शन है। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग वेस्टेज। ना मिनिमाइजिंग वेस्टेज का मतलब है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं वो सारी एक्टिविटीज़ में कोई भी वेस्टेज ना क्रिएट हो फ्रॉम द साइड ऑफ वर्कर, ये उनका काम है देखना। तो ये फ्रेंड्स, ये थे फंक्शन सारे टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। एक बार आप NCERT की बुक्स में जाके चेक कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा क्या क्या फंक्शंस हैं, और मेरा ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी एक आती है इसके ऊपर। अब इसके बाद हम आते हैं, अब हमारा जो इस वीडियो में सेकेंड टॉपिक है जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन है।
कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है यहाँ पे, ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनिंग हार्मनी इन देम। नाउ ब्रिंगिंग टुगेदर एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज। नाउ कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है हर एक एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना। ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में भी यही होता है, जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं और रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको सबको कंबाइन करा जाता है, उनको साथ में लेके एकत्र किया जाता है, तब जाके कंपनी का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। एंड मेंटेनिंग हार्मनी इन देम मीन्स, अगर हम सबकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और रिसोर्सेज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि उन लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, उनकी एक्टिविटीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना अराइज हो। हार्मनी के साथ उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करा सकें एम्प्लॉयज़ से। तो ये है कोऑर्डिनेशन का मीनिंग। अब हम आते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर के पास। नाउ नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द टर्म्स आर सेम। सबका मतलब यही है, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर एंड नेचर, सबका मीनिंग एक ही आता है निकल के। पहला इसमें आता है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ना इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट में हम बात करते हैं कि सपोज़ एक इंडिविजुअल है, हम टॉप लेवल में किसी भी सीनियर पर्सन को हम ले लेते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या पूरी कंपनी का सारा काम कर सकता है? नहीं करेगा और कर भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ही विल नॉट बी एबल टू मैनेज ईच एंड एवरी एक्टिविटी। सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज नहीं कर सकता। दैट्स वाई उसने एम्प्लॉयज़ रख रखे हैं, उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ब्रेक कर रखा है, सब डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, HODs बना रखा है। तो सिमिलरली जब एक इंडिविजुअल पूरे कंपनी को रन नहीं कर सकता या ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल नहीं कर सकता, तो हमें वहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को लेना पड़ता है। तो जब बहुत सारे इंडिविजुअल हो जाते हैं तो वहाँ पे हमें ग्रुप एफर्ट चाहिए। ग्रुप एफर्ट मीन्स जब सब लोग मिल के एक साथ काम करेंगे तब जाके कंपनी का ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल होगा। अगर एक आदमी या इंडिविजुअल काम करेगा तो वो ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सब अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट में उनकी एक्टिविटीज़ को हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड इज एंश्योर्स यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ एक्शन, सॉरी। नाउ एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन में आता है आपका कि जो भी मैनेजिंग डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं या HODs हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनका काम होता है एक प्रॉपर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करना सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे एम्प्लॉयज़ को। क्यों? क्योंकि अगर यूनिट ऑफ डायरेक्शन नहीं देंगे वो, तो एम्प्लॉयज़ डाइवर्ट हो जाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव से, जो उनका डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव है और जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की तरफ उनको ले जा रहा है, वो डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए मैनेजर्स का काम होता है कि उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करना ताकि वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लें। थर्ड की बात करें तो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। द थर्ड हमारा जो इम्पोर्टेंस है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये है कि मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई एक ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल होता है ना, दूसरा अपने आप तैयार हो जाता है ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल होने के लिए। तो जब एक फुलफ़िल होगा तो दूसरा आ जाता है, उसके लिए फुलफ़िल करेंगे, तीसरा आ जाएगा, यानी कि इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन, एक ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए हमने कोऑर्डिनेट करी सारी एक्टिविटीज़, जब दूसरा ऑब्जेक्टिव आया तो फिर हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूसली गोइंग ऑन प्रोसेस, कभी ख़त्म नहीं होगा। फोर्थ की बात करें तो परवेजिव। परवेजिव क्या है? परवेजिव मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि परवेजिव का मतलब है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है, सॉरी नॉट ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी में, सब जगह कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व। कोऑर्डिनेशन हर जगह प्रेजेंट है, यानी कि चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कंपनीज़ में, सब जगह कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि इट इज़ प्रेजेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। नॉट जितने भी मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, मे बी परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर्स, HR मैनेजर, सबकी ड्यूटी होती है कि वो अपने डिपार्टमेंट्स में देखें वेदर कि एम्प्लॉयज़ अपने गोल से डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ का हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, दे शुड सॉर्ट इट आउट।
नेक्स्ट आते हैं लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस है या फीचर्स है हमारे कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कोऑर्डिनेशन का, वो है डेलिब्रेट एक्शन। ये कॉन्शियस और एक डेलिब्रेट एक्शन होता है मैनेजर्स की साइड से कि वो कोऑर्डिनेट कराते हैं सारी एक्टिविटीज़। क्यों कराते हैं? क्योंकि माइंड में उनके क्या चल रहा होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो साइड में नहीं चलेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो वो कुछ काम नहीं करा पाएंगे। दैट्स वाई वो कॉन्शियसली जानकर इंटेंशनली ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंट्स वाइज। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये थे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ना इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रोथ इन साइज। नो कोऑर्डिनेशन में देख लिया, मीनिंग देख ली हमने, डिपार्टमेंट्स देख लिया हमने, कैरेक्टरिस्टिक देख ली। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पहला ये कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी लेवल पे होती है तो हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वी आर द सोल प्रोप्राइटर, हम ही सब कुछ देख रहे हैं, हम सब कुछ सारे काम खुद ही कर रहे हैं, तो हमें कोऑर्डिनेट ही नहीं करना क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, सिर्फ मैं ही एम्प्लॉय हूँ। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ने लगती है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ने लगता है, नए एम्प्लॉयज़ आने लगते हैं, रिक्रूटमेंट होने लगता है, बहुत सारे ऑफिसेस खुल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे फिर विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनी कैन नॉट रन इट्स बिजनेस। क्लियर? तो ये है ग्रोथ इन साइज़। सेकेंड है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ना फंक्शनल डिफरेंशिएशन मीन्स जब तक कंपनी छोटी रहती है तो सारा एक दो इंडिविजुअली पूरे सारे डिपार्टमेंट को संभालते हैं, लेकिन जैसे कंपनी ग्रो करने लगती है तो हम डिपार्टमेंट वाइज, फंक्शनल वाइज हम डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, फंक्शंस डिवाइड कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर पीपल ये वाला काम देखेंगे, ये फंक्शन देखेंगे, ये पर्टिकुलर पीपल ये वाला काम देखेंगे, ये फंक्शन देखेंगे। तो वहाँ पे जब डिफरेंट हमने फंक्शंस डिवाइड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम जब डिवाइड करें तो उनकी एक्टिविटीज़ को हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा क्योंकि कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो हम उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? तो इसलिए हमें वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उन दोनों की एक्टिविटीज़ को हम जब कोऑर्डिनेट करेंगे तब जाके हमें पूरा आउटपुट मिल पाएगा कंपनी के लिए। नेक्स्ट इज़ लास्ट वन इज़ स्पेशलाइजेशन। ना स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंपनीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रही हैं। दे आर फोकसिंग मोर ऑन कस्टमर्स एज वेल एज ऑन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, कैसे मार्केट कैप्चर करें वो उस पर फोकस कर रही। तो जब इतना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म होता जा रहा है तो कंपनी में भी ऑल्सो दे आर डिमांडिंग फॉर गुड एंड एक्सपर्ट प्रोफेशनल। कंप्यूटर से रिलेटेड अगर प्रोफाइल होगा तो दे विल बी डिमांडिंग फॉर कंप्यूटर इंजीनियर। मार्केटिंग से रिलेटेड अगर प्रोफाइल होगा तो MBA विद गुड कॉलेज वो डिमांड करेंगे। कहीं कहीं CA भी रखे जाएंगे, कहीं कहीं CS भी रखे जाएंगे। तो जब इतने सारे प्रोफेशनल्स को वो हायर करते हैं ना, तो वहाँ पे वो प्रोफेशनल्स के अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है, एक ईगो आ जाता है कि वी आर द बेस्ट, दैट्स वाई वी आर इन द कंपनी। उनको उनके ईगो को हटाने के लिए, उनको ईगो को ख़त्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि अगर हम वहाँ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे ना, दे विल परफॉर्म देयर टास्क एंड थिंक दैट कि वो कंपनी के बॉस हैं, उनमें ईगो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए उनसे ईगो हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, चाहे CA हो, चाहे CS हो, चाहे MBA मार्केटिंग हो, कोई भी हो, हमें सबकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके ही हमें कंपनी को ग्रो कराना पड़ेगा। सो दैट्स वाई स्पेशलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में, जो मैंने आज चैप्टर ख़त्म कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो सेकेंड चैप्टर के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक आप लोग नहीं करते, आप लोग सिर्फ देख लेते हो, शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन हिट करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे मेरे आने वाले वीडियोज़ के। हैव अ गुड डे, बाय।